हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से केस बेस्ड क्वेश्चन। ये इस चैप्टर से सबसे आखिरी लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा है। इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सभी को देखने के बाद आज हमारी गाड़ी आ पहुंची है केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड। इसको देख लेने के बाद हमारा यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो हम उनका बिल्कुल ही बिंदास तरीके से आंसर करेंगे, सही आंसर करेंगे, पूरे मार्क्स हम लेकर के आने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि भाई कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं इस केस बेस्ड क्वेश्चन में, इस बेहतरीन से चैप्टर से। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमारे सामने जो आया है ये केस के रूप में है। एक केस हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। यहां पर हमारे पास टोटल 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसका कहना है कि इस पैराग्राफ को हमें पहले रीड करना है, रीड करके देखना है, जानना है, समझना है कि ये पैराग्राफ हमसे कहना क्या चाहता है। इसको रीड कर लेंगे और इसके बाद हमसे कोई 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये कहता है कि किन्हीं 4 का आप आंसर कर देना। लेकिन चूंकि हम यहां पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे 5 क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। कह रहा है कि जीन मैनिपुलेशन इज ए फास्ट इमर्जिंग साइंस। तो जीन मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें, जीन मैनिपुलेशन की बात करें तो मतलब बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी हमने चैप्टर के अंदर देखा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका बहुत सॉल्यूशन, कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने प्रॉब्लम्स हैं उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी। चाहे हम देखें किसी इनफर्टाइल कपल्स में बेबी गिफ्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं इन सब के मदद से। दूसरी चीज हमारे पास जैसे कि जितना हमारे पास जितने अमाउंट ऑफ क्रॉप्स की डिमांड है, लेकिन किसी कारणवश कारण ये हो सकता है कि उतना लैंड नहीं है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो पॉपुलेशन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब इन सारी चीजों का करना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो आज के समय में ये जो जीन मैनिपुलेशन का ये जो काम है, ये जो जीन मैनिपुलेशन का जो साइंस है, ये आज के समय में बहुत ही फास्ट इमर्जिंग साइंस इसको कहा गया है। राइट, कहता है कि इट स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी कहानी की शुरुआत कब हुई, तो कहानी की शुरुआत हुई है सबसे पहले जब डेवलप किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा अगर जाए तो आप इसका बेहतरीन आंसर कर सकते हैं, दैट इज की रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट के साथ इसकी शुरुआत हुई। किसकी, तो यहां पर जो ये बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास इसकी, कहता है कि इट इज नेम्ड वेरियसली एज डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कहने का मतलब है कि इसको अलग अलग नाम से भी हम बुलाते हैं। हमारे पास ये डिटेल है, इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक नाम हमारे पास क्या है, एक तो जैसे कि हमने जीन मैनिपुलेशन कहा है, दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने कहा है इसको एक और नाम दिया है, कह रहे हैं हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक और नाम हम इसे दे रहे हैं, दैट इज की जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमारे पास बहुत सारे नाम हो गए, जैसे कि एक नाम हमारे पास आ गया है, वो क्या है, वो है डीएनए मैनिपुलेशन डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा नाम हमारे पास यहां पे आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको आप नोट जरूर कर लेना, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर बहुत ही वेरी शॉर्ट में भी अगर इस क्वेश्चन को उठा करके डाल दे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इसको डाला जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो एक और नाम हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक और नाम है हमारे पास, दैट इज की जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से हम इसे जान रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, जीन मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं।
ठीक है, कहता है कि दिस टेक्नोलॉजी that mostly involves cutting and pasting of desired DNA fragments is based on the two important discoveries in bacteria। तो चलिए यहां पर पहले आप इसको एक नोट कर लीजिए, इसके अलग अलग नाम हैं, ये नोट कर सकते हैं। फिर ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड देन ये कहता है कुछ ऐसा, इसका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी है, हमने इसमें किया क्या, कहता है कि जीन को मैनिपुलेट करना है, किसी भी तरीके से जीन को मैनिपुलेट करना है, और जीन को मैनिपुलेट करके हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको चेंज करना है। हम इसके कैरेक्टर्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, कैरेक्टर्स को चेंज करना चाह रहे हैं। और किस तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं, जो हमें चाहिए अपने डिजायर के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए हम चलेंगे, इसके सेल को उठाते हैं, इसके अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल तक के पास हम चलेंगे। जेनेटिक मटेरियल में बात की जा रही है यहाँ पर डीएनए की, तो यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसका क्या करते हैं, उसमें किसी भी तरीके से उसमें कटिंग करना है, या फिर इसमें किसी तरीके का पेयरिंग करना है। तो इस तरीके की छेड़छाड़ के बाद हम क्या करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स को हम चेंज करते हैं। वही चीज कह रहा है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दैट मोस्टली इन्वॉल्व्स, अधिकतर समय हमें देखने को मिलता है कि ये जो भी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है, इसका क्या चल रहा होता है, तो कटिंग चलता है, इसका पेस्टिंग चलता है, ये काम होता है। इज बेस्ड ऑन द टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, और ये किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है बैक्टीरिया में हुए दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज पे। एक है उसमें दैट इज की प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। तो दो चीजें हैं, एक है उसमें कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद प्लाज्मिड की डिस्कवरी होना, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की डिस्कवरी होना। तो इन दो चीजों के डिस्कवरी के बाद ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज्यादा एक्शन में आ गई। पॉल बर्ग साहब जो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कहता है कि पॉल बर्ग वाज एबल टू इंट्रोड्यूस ए जीन ऑफ SV40 इनटू ए बैक्टीरियम। तो इसने SV40 को क्या किया, एक बैक्टीरिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर कहता है कि द साइंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टुक बर्थ व्हेन, और कहता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो साइंस है, इसका बर्थ हुआ जब कोहेन एंड बोयर ने 1973 वेयर एबल टू इंट्रोड्यूस ए पीस ऑफ जीन कंटेनिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। और फिर यहां पर लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि कहा जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बर्थ तब हुआ जब कोहेन एंड बोयर ने 1973 में किसी भी फॉरेन डीएनए का जो जीन है उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस इंफॉर्मेशन को हम करें, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुल 5 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। हम उनको क्या करेंगे, हम उनको आंसर करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आपने पढ़ लिया, समझ लिया। किसी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे जरूर। फिलहाल ये रहा आपके सामने, आप इसको क्या करें, इसको आप नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालो जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। देन हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं एक एक करके नजर डालेंगे। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहता है कुछ ऐसा कि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी जो हमने देखा अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान उस पैराग्राफ में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कहता है कि बोलता है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी। क्या कोई ऐसा नाम था, तो हमें याद पड़ता है कुछ ऐसा कि हाँ ये नाम था, ये सही होना चाहिए, बिल्कुल इस नाम से हम जानते हैं, इसको करेक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, ये भी सही लगता है। तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो ऑल ऑफ दीज करके ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है, इसको बिल्कुल ही सही हो जाना चाहिए, इसको करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सारे ऑप्शन सही हैं तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस सारे होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने क्या कहा, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, हमने कहा है कि इसको डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और हम साथ साथ इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जान रहे हैं। तो हम ऑल ऑफ दीज को करेंगे टिक।
एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो क्रॉस चेक में भी बिल्कुल ये साफ है कि हम इसे इन तीनों नाम से जान रहे हैं, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। इसको फटाक से आप नोट कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं विथ आंसर। फिर हम चलते हैं अपने इसी केस के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 में से जो ये पहला क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में और देखते हैं कि उधर क्या पूछ रहा है हमसे, राइट। किसी तरीके का डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है आपको तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें बिल्कुल ही अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। दूसरा यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे इसमें जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कुछ ऐसा कि ए बैक्टीरियल प्लाज्मिड, यहां पर बात की जा रही है बैक्टीरियल प्लाज्मिड के बारे में, जो हमने अपने पैराग्राफ में भी देखा था कि कुछ तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड की डिस्कवरी के बाद ये सारी चीजें जो हैं वो ज्यादा एक्शन में आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज ए और एन, तो कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन है तो ई से भी स्टार्ट है, टी से भी स्टार्ट है, तो लिखता है ए और एन, मतलब एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज व्हाट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक एक करके रीड करते हैं और देखते हैं कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ही सही, परफेक्ट, एक्यूरेट बैठ रहा है हमारे इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड के लिए। पहला ऑप्शन कहता है कि इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट डू नॉट रेप्लिकेट। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, दिस इज नथिंग जस्ट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल क्या, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है यहां पर, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को ये जो है यहां पर क्या नाम दिया, तो इसका कहना है कि इसको हमने नाम दिया है प्लाज्मिड का, ठीक है। लेकिन साथ साथ यहां पर एक और चीज ये कह रहा है जो काफी ज्यादा नोटिस करने लायक है, और वो चीज ये है कि कहता है कि दैट डू नॉट रेप्लिकेट। ये कहता है दैट डू नॉट रेप्लिकेट, तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, रेप्लिकेशन नहीं करेगा। तो अगर रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो जहां तक हमें याद है कि सेंट्रल डॉगमा में हमने देखा था कि यहां पर हमारे पास है डीएनए, आगे बढ़ी कहानी एमआरएनए, फिर कहानी आगे बढ़ती है और यहां से आगे बढ़ के हम चलते हैं प्रोटीन के तरफ। यहां पर जो कहानी थी डीएनए से अगर वापस डीएनए की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसे हम नाम देते हैं दैट इज ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। यहां से फिर हम यहां चलते हैं तो इसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर हम यहां पर नाम दे रहे थे इधर दैट इज द ट्रांसलेशन। फाइन, तो हम इसको इस तरीके से जान रहे थे, समझ रहे थे। हमने देखा था कि डीएनए से ये निकल रहा है वापस डीएनए की तरफ, ये अगर ये एरो इशारा करता है और हमने इसको आरएनए का नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना चाहिए कि एक डीएनए था, उससे क्या हुआ, एक और डीएनए हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए निकल रहा है। तो ये कैसे होगा, तो एक्चुअली यहां पर डीएनए को कॉपी किया जाएगा एंड दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। और इसका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज हम करेंगे इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल का, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो जब ये रेप्लिकेट नहीं करेगा तो क्या हम जिस पर्पस से इसका यूज करने वाले हैं क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्या यही होता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो ये लिखता है जो है ये डू नॉट रेप्लिकेट, ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ हमारे मन में संदेह क्रिएट कर रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कहता है कि इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इस ऑप्शन का भी यही कहना है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, लेकिन यहां पर कहता है दैट अंडरगो रेप्लिकेशन विथ और विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये कह रहा है कि ये रेप्लिकेशन में जाता है विथ और विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए। तो क्रोमोसोमल, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या करता है, कभी कभी इसमें प्लस कर सकते हैं हम किसको, तो इसमें हम प्लस कर सकते हैं क्रोमोसोमल डीएनए को। तो कभी कभी ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ या फिर कभी कभी विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए ये क्या करता है, ये रेप्लिकेशन में जाता है। तो ये रेप्लिकेशन में अगर जाएगा तो ये कुछ सही ऑप्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है। तीसरा है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन कंजुगेशन। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कंजुगेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट दैट एक्यूरेट, नॉट परफेक्ट। फिर हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज ब्रिस्टल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये ब्रिस्टल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स इन
एडिशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें हमारे ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमें सबसे ज्यादा सही, एक्यूरेट, परफेक्ट दिख रहा है, तो हम ऑप्शन बी को करेंगे टिक। हम ऑप्शन बी को टिक करना चाहेंगे और इसी के साथ हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। यहां पर हमें देखने को मिला कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है दैट इज दी बैक्टीरिया का वो प्लाज्मिड है। खासियत है कि ये रेप्लिकेशन तो इसको करना होगा, या तो ये अकेला कर ले या फिर विथ दी क्रोमोसोमल डीएनए, लेकिन रेप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखता है डू नॉट रेप्लिकेट, तो ये ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसी केस से ये सारे डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसी केस से अपने तीसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है। फाइन, हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, ये रहा हमारे पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक झलक में जिसको हम आंसर कर दें ये वो टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियर है इसके फादर कौन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। और इसके लिए हमारे पास है चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है पॉल बर्ग का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आर्बर, तीसरा ऑप्शन है नेथन एंड चौथा ऑप्शन है स्मिथ। आंख बंद करके भी इसको आंसर किया जा सकता है, ये इतना सिंपल है दैट इज कि पॉल बर्ग जो है, इन पॉल बर्ग को हम जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से। मतलब फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, तो पॉल बर्ग है। हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान है। इस बार इसको हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बहुत ही ज्यादा सही है, मतलब ये सही आंसर है हमारा। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, काफी ज्यादा आसान। आगे चलते हैं हम अपने इसी केस से इसके चौथे सवाल की तरफ और देखते हैं चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो आगे हमारे पास चौथा सवाल हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय पॉल बर्ग। ये जो पॉल बर्ग जिनको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर के नाम से बुलाया है, वो सम्मान उनको दिया गया है, दैट इज की जेनेटिक इंजीनियरिंग में पॉल बर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। तो कहने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय पॉल बर्ग। तो पॉल बर्ग ने क्या किसको यूज किया, किस काम के लिए, तो इंट्रोड्यूस ए जीन ऑफ SV40 इन ए बैक्टीरियम। तो SV40 का जो जीन था उसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने किस चीज को किसको यूज किया, तो क्या उन्होंने ई कोलाई का सहारा लिया या फिर कॉस प्लाज्मिड या फिर लैम्डा फेज का यूज किया गया था, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं था। जो इन चार में से, इन तीन जो ऊपर लिखे हैं इसमें से कोई भी नहीं है। तो जो हमारे पॉल बर्ग साहब ने यूज किया था वो था लैम्डा फेज। तो लैम्डा फेज का उन्होंने यूज किया था, दैट इज वाई हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत एंड ऑप्शन डी को भी गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास बिल्कुल ही करेक्ट है। क्रॉस चेक मांगता बिल्कुल है, बिल्कुल क्रॉस चेक हम करेंगे एंड क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, काफी ज्यादा आसान ये भी था। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और देखते हैं कि हमसे पांचवा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, पांचवा सवाल हमारे सामने आ चुका है और ये पांचवा सवाल कुछ असर्शन रीजन टाइप में। असर्शन रीजन की खास बात क्या होती है, असर्शन रीजन में हमें दिए जाते हैं चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन को टिक हम तब करते हैं, असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। असर्शन में कुछ बातें लिखी होंगी एंड सेम रीजन में भी कुछ बातें लिखी होंगी। असर्शन अगर जो लिखा है वो ट्रू है, वो सही है, एंड रीजन में लिखी बातें इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट असर्शन, तब हम टिक करते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए को। हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ तब जब हमारा असर्शन जो है वो ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू है, रीजन गलत नहीं है ना असर्शन गलत है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन का कहीं से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये कहीं से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शन बी पे। ऑप्शन सी को तब हम टिक करते हैं जब हमारा असर्शन सही होता है, ट्रू, एंड रीजन हमारा जो है वो गलत होता है, तब हमारा जो पेन है उसको मूव करना चाहिए टुवर्ड्स सी, एंड हम अपने पेन को लेकर चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ तब जब असर्शन एंड रीजन दोनों जो हैं ये गलत हो जाएं। तो जब असर्शन एंड रीजन दोनों गलत हो जाएंगे तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। फाइन, कहता है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और हमें ये जो ABCD चार ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करना है
क्या हमारा सही आंसर होगा। असर्शन हमसे क्या कहता है, असर्शन का कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। देखा है हमने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई जब डेवलपमेंट हुआ किसका, तो डेवलपमेंट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के डेवलपमेंट के साथ ही हमें क्या देखने को मिला, बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। साइंस के फील्ड में यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है आज के समय में। मेडिसिन से लेके एग्रीकल्चर से लेके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है एंड ये हमारे लिविंग स्टाइल को काफी ज्यादा इंप्रूव और आसान बना रहा है। दैट इज वाई बायोटेक्नोलॉजी तो जरूरी है। शुरुआत कैसे हुई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले काम करो, ऑप्शन डी को तुम बाहर कर दो। 4 में से एक गया, हमें अब 3 में से किसी एक को देखना है, क्योंकि ऑप्शन डी तभी हम सही करते हैं जब असर्शन एंड रीजन दोनों सही होते हैं। अगर असर्शन सही हो गया इट मींस कि डी तो ऑप्शन हमारा कतई नहीं होगा। चलते हैं रीजन के तरफ और देखते हैं रीजन में क्या कहता है। तो बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, तो अगर हम कहें तो दिस इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट कुछ हमें दिख रहा है, दिस इज अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी, बट ये हमें कहीं नहीं दिखता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ये एक्सप्लेन करके बता रहा है कि ये जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का, यहीं से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि जो हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इसमें कटिंग एंड पेस्टिंग का काम चलता है। तो स्टेटमेंट ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है भाई, स्टेटमेंट तो ये भी सही है। ऑप्शन ये रीजन के सही होने के कारण हम ऑप्शन सी को भी कट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी का कहना होता है कुछ ऐसा कि आपका रीजन जो है वो गलत है। तो हमने सी को भी कट कर दिया, डी को भी कट कर दिया। अब हमारे पास बचता है ए एंड बी। तो ए हम तब टिक करेंगे जब रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता हो। तो यहां पर रीजन सही तो है लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम ऑप्शन ए को भी कट करेंगे एंड ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, क्योंकि बी को हम तब टिक करते हैं जब ए एंड असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इन दैट केस हम बी को टिक करते हैं, अपने पेन को ले चलते हैं बी की तरफ और करेंगे बी को टिक, क्योंकि हमारे हिसाब से यही इसका सही आंसर होना चाहिए, राइट। तो हम जैसे ही बी को क्रॉस चेक करते हैं हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इट मीन्स कि हमने जितने भी आंसर्स किए वो सब सही एंड इस तरीके से ये असर्शन रीजन को हम सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ज्यादा ही क्लियर करता है। तो दैट इज वाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये रहा। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे क्या बोल रहा है। दैट इज कि केस नंबर 2 में हमसे हमें क्या देखना है, राइट। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट इज कि हम अपने आ जाते हैं केस नंबर 2 की तरफ। आगे हमारे पास हमारा केस नंबर 2 और ये क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि अगेन ये हमसे वही कहेगा कि ये इस पैराग्राफ को रीड करो और जो क्वेश्चन है उसको हमें आंसर करना है। तो रीड करते हैं हम अपने पैराग्राफ को, स्टार्ट करते हैं रीड करना। पैराग्राफ हमारा कहता है कि restriction endonuclease was isolated for the first time by W. Arbor in 1962। कहानी है ये 1962 की, कहानी है ये 1962 की, जब एक बैक्टीरिया में आर्बर साहब ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखा था और वहां से आइसोलेट किया गया था। तो कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ कब, तो 1962 में एक बैक्टीरिया में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया गया था। और ये काम किया किसने, तो डब्ल्यू आर्बर ने ये काम किया था, ठीक है। कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए ड्यूप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स और बायोलॉजिकल सीजर्स। तो बेसिकली सीजर्स हम उसे कहते हैं जिसके मदद से हम किसी चीज को काटते हैं। तो सीजर के मदद से अगर हम चाहें कि हम डीएनए को काटें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ सीजर्स होते हैं जिन्हें हम
मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से या फिर हम इसे बायोलॉजिकल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और हम किन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर बायोलॉजिकल सीजर्स? तो हम ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर बायोलॉजिकल सीजर या फिर तुम कह लो मॉलिक्यूलर सीजर्स, कुछ भी वहां पर लिखा हो, मतलब साफ है कि हम बात इसी के बारे में कर रहे हैं। इसका काम क्या है? तो कहता है कि चूंकि सीजर लगा, यहां से आपको समझना चाहिए कि ये कट करेगा। किसको कट करेगा? तो ये कट करता है द डीएनए ड्यूप्लेक्स। तो किसी भी डीएनए ड्यूप्लेक्स को ये कट करेगा। और कहां पर कट करेगा? तो उसका भी एक जगह स्पेसिफिक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो कट द डीएनए ड्यूप्लेक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स और बायोलॉजिकल सीजर्स। यहां तक ये क्लियर है? कोई डाउट, कोई मन में शंका बिल्कुल ही हमसे पूछ सकते हैं। कहता है फिर आगे, कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर, तो 3 तरीके के हैं हमारे पास। और इन तीनों को हम कौन कौन से, ये 3 हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दैट इज की टाइप 1, हमारे पास दूसरा है दैट इज की टाइप 2, और हमारे पास तीसरा है दैट इज की टाइप 3। तो हमारे पास ये 3 है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बट ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हम इस टाइप 1 का यूज नहीं कर रहे हैं, इस टाइप 2 का यूज नहीं कर रहे हैं, सॉरी टाइप 1 का यूज नहीं कर रहे हैं, टाइप 3 का यूज नहीं कर रहे हैं, और हम यूज किसका कर रहे हैं? तो इसका टाइप 2 का यूज कर रहे हैं। कहता है कि ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम लोग यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोर R1 recognizes the base sequence। ये कौन से बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? तो दैट इज की GAATTC। GAATTC को रिकॉग्नाइज करता है इन डीएनए ड्यूप्लेक्स एंड कट द स्ट्रैंड्स बिटवीन G एंड A। और ये कहां से स्ट्रैंड्स को कट करता है? तो बिटवीन A एंड G, A से G और A के बीच में ये क्या करता है? ये कट करता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में था? तो ये सारा इंफॉर्मेशन कुल मिलाकर के हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्बर साहब ने एक बैक्टीरिया के अंदर, ये कहानी है 1962 की, जब आर्बर साहब ने एक बैक्टीरिया के अंदर क्या किया था? एक बैक्टीरिया में से एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या किया था? आइसोलेट किया था। कब? 1962 में। ये है क्या? तो ये ऐसी चीज है जिसके मदद से हम लोग डीएनए ड्यूप्लेक्स को कट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। दूसरा नाम इन सब का दैट इज की मॉलिक्यूलर सीजर, या फिर हम इसे बायोलॉजिकल सीजर कह के भी पुकार सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये 3 टाइप के हैं, दैट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 एंड टाइप 3 का रोल यहां पर नहीं बताया। कह रहा है कि टाइप 2 जो है उसका हम लोग यूज करते हैं किसमें? तो दैट इज की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इकोर R1 है, ये क्या करता है? ये बेस सीक्वेंस किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो दैट इज GAATTC को डीएनए ड्यूप्लेक्स में। और फिर वो कहां से कट करता है? तो बिटवीन G एंड A, ये यहां से कट करता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन आपके सामने, आप इसको नोट कर सकते हो। समझ में आना चाहिए कि यहां पर बात क्या की जा रही है। नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, दोबारा रीड करके आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप इसको नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने इसी केस से अब इनके पूरे 5 सवालों के तरफ जो एमसीक्यूज के फॉर्म में हमारे पास दिए गए हैं। हम देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शंस हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। पहला आ गया हमारे सामने, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? एक नजर डालेंगे। कहता है कि ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जीन मैनिपुलेशन बिकॉज। अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके के हैं। एक है हमारे पास दैट इज की टाइप 1, दूसरा है हमारे पास दैट इज की टाइप 2, और तीसरा है हमारे पास दैट इज की टाइप 3। लेकिन हम इस टाइप 2 का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस टाइप 2 का यूज? 4 ऑप्शन हमारे सामने। पहला कहता है कि ATP इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग। तो इस टाइप 2 का यूज जब हम कर रहे हैं तो यहां पर क्या ATP इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग, तो ATP की जरूरत यहां पर नहीं है। ATP का मतलब दैट इज की एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की बात की जा रही है, जो कि एनर्जी का फॉर्म है यहां पे, तो उसकी जरूरत यहां पर नहीं है। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं कि टाइप 2।
कुछ सही ये लग रहा है हमें। ऑप्शन बी कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट। तो क्या इसमें 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहता है कि इट मेक्स क्लीवेज और कट इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमने देखा है कि डीएनए डुप्लेक्स में हम कट लगाते हैं, डीएनए ड्यूप्लेक्स में हम कट लगाते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो इसका कहने का मतलब है कि इट मेक्स क्लीवेज और कट, जो ये कट लगा रहा है बोथ दोनों स्ट्रैंड्स पे लगा रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे लगा रहा है। मतलब कहने का है कि अगर ये डीएनए है तो इसके इस स्ट्रैंड पे भी ये कट लगाएगा और ये इसके इस वाले स्ट्रैंड पे भी कट लगाएगा, ये ऐसा काम करता है। तो ये भी हमें कुछ सही लग रहा है, मतलब ए भी सही लग रहा है एंड सी भी सही लग रहा है। और इस चीज को जो हमें सही लग रहा है उसको सबसे सही करके ये दे रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है कि बोथ ए एंड सी जो है ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखने को क्या मिला कि ऑप्शन डी जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो आप हमने क्या किया, इसको टिक किया। आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसे क्रॉस चेक जरूर करना चाहेंगे। क्रॉस चेक हम करते हैं और क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सही स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। फाइन, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी केस से इसके दूसरे सवाल पर कि भाई वहां हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमारे पास आ गया बेहद आसान। शायद ये भी वही चीज है जो एक नजर में हम जिसका आंसर करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर यूज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारे पास, काम रिस्ट्रिक्शन का। तो इसके लिए कौन से आयन का यूज करते हैं? क्या ये Mg2+ का यूज करते हैं, या फिर ये Mn2+ का यूज करते हैं, या Na आयंस का यूज करते हैं, या फिर पोटेशियम आयंस का यूज करते हैं? तो यहां पर जिन आयंस का यूज किया जाता है दैट इज कि Mg2+ आयंस को यूज करते हैं। Mn2+ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए जो है हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए को हम यूज करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है Mg2+ आयंस, ये बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है। तो इसको हमने नोट किया, क्रॉस चेक किया, सही पाया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसी केस से इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और देखेंगे कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और तीसरा सवाल इसी केस से हमसे कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो कहना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन। चले क्या हम वापस अपने उस पे पैराग्राफ पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहां से लाया गया था? सबसे पहले कहां से आया ये? तो क्या हमने इसे प्लांट सेल से आइसोलेट किया था, या फिर हम इसे एनिमल सेल से हमने इसको आइसोलेट किया था, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल से इसे आइसोलेट किया गया था, या फिर किसी जर्मिनल सेल से इसको आइसोलेट किया गया था? तो सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं अधिकतर टाइम में इन सब में कौन सा सामने आता है, दैट इज की प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का काम यहां पर होता है, प्रोकैरियोट्स हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर वही हो जाएगा। हमें प्लांट सेल से हमने नहीं लिया था, एनिमल सेल से भी आइसोलेट नहीं किया गया था, जर्मिनल सेल से भी नहीं। ये जो किया गया था दिस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक सेल। क्रॉस चेक करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था वो किससे किया गया था? तो वो किया गया था प्रोकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी केस से क्या पूछ रहा है? आ गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है क्या कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल सीजर्स बिकॉज, देखिए कह रहा है कि इसको हमने एक और नाम दिया, दैट इज कि हमने मॉलिक्यूलर सीजर या फिर बायोलॉजिकल सीजर का नाम दिया है। क्यों दिया है भाई? क्योंकि दे क्लीव बेस पेयर्स ऑफ डीएनए ओनली एट देयर टर्मिनल एंड्स। तो ये कह रहा है कि क्लीव कर रहा है बेस पेयर्स को, किसके बेस पेयर्स को? तो डीएनए के बेस पेयर्स को। लेकिन ये कहता है क्या कि एट देयर टर्मिनल एंड्स। तो ये टर्मिनल एंड की बात की जा रही है। फिर ऑप्शन बी कहता है कि दे क्लीव वन और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो ये एक या दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए का जो है ये इसको तोड़ सकता है। तीसरा हमसे कहता है कि दे एक्ट ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। तो जो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है ये उस पे एक्ट करता है। तो और तीसरा कहता है नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो हमने देखा था ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर ही काम कर सकता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड ये पहले ही गलत है। टर्मिनल एंड की बात कर रहा है तो भी गलत है। दे क्लीव वन और बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी जो है वो हमें कुछ सही लग रहा है। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ये जो ऑप्शन बी है ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसी केस से ही, और देखते हैं कि वहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है। पांचवा सवाल हमारे सामने आ गया है और पांचवा सवाल हमसे कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स आर द वर्किंग एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 जो है हमारे पास, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसका डीएनए सीक्वेंस जो हम देखा था किस कौन सा सीक्वेंस था, तो GAATTC। ये कौन सा है 5' से 3' के बीच में, दैट इज की GAATTC सही है। ये क्या है GAATTC, ये भी सही है, GAATTC सही है, GAATTC सही है। G के लिए C है, A के लिए T, A के लिए T के लिए A, T के लिए A, G के लिए C सही है। 5' 3' ये हमें कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो एरोज भी यहाँ पर बना करके दिए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा था भैया, हमने तो यहाँ पर देखा था कि ये कहाँ पर काम करता है, तो इट एक्ट्स बिटवीन G एंड A। तो ये दो एरो जो हैं हमारे पास वो G और A को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे काम। तो ये G और A के बीच का ये नहीं लग रहा है, ये किसका दिखा रहा है, ये हमें A टू A की कहानी हमें दिख रही है। ये A, ये इस A के बाद और इस A के बाद है, तो ये A टू A की कहानी लग रही है। और हमें क्या चाहिए, हमें G से A चाहिए। इस वाले ऑप्शन में आते हैं, G के लिए C सही है, A के लिए T सही है, A के लिए T सही है, T के लिए A सही है, T के लिए A सही है, इसके लिए C के लिए G सही है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ से हमें दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है फ्रॉम T टू इधर C, ये उल्टा दिखा रहा है, मतलब ये तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ये तो गलत हुआ ही, ये भी हमारा गलत हुआ। ऑप्शन बी आते हैं, G के लिए C सही है, A के लिए T, A के लिए T, T के लिए A, T के लिए A, C के लिए G। हमने इन सबको मैच करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे T की जगह A ही लिखा हो या फिर T की जगह C लिखा हो, G लिखा हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना हमारा। तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे टिक करने से पहले, क्योंकि अगर हम नीट के एग्जामिनेशन बैठे तो हमें 4 नंबर चाहिए और वो हमारे रैंक को काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो हम ध्यान देंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। G से ये कहाँ दिखा रहा है, तो इट्स G के बाद ये शुरू हो रहा है G से, और यहाँ A के बाद ये हमें दिख रहा है, और यहाँ से G से A का ये कहानी हमें बता रहा है। ये G से C, A से T, A से T, T से A, T से A, C से G, और ये हमें बता रहा है फ्रॉम A टू T, ऐसा कुछ ये हमें बता रहा है, तो ये वाला भी गलत है। G से A की कहानी है, हमारा ऑप्शन भी सही दिख रहा है, ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि जो हमें ये काम करता है किसके बीच में, तो G से A के बीच में काम करता है। कौन सा सीक्वेंस है इसका, तो GAATTC, ये हमारा ऑप्शन भी सबसे एक्यूरेट परफेक्ट लग रहा है, ये एरो ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही लग रहा है। क्रॉस चेक हम करना चाहेंगे इसको। क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कोई डाउट अगर रह गया हो, लगा हो कि नहीं समझ में आया, तो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक बार और हम इसे देख लेते हैं, दैट इज कि हमने देखा है इसका सीक्वेंस GAATTC। तो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले 5' to 3' हमारा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर का, तो 5' to 3' हमारा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज की GAATTC ये हमारा होना चाहिए। वही हमने सबसे पहले चेक किया कि ऐसा तो नहीं है किसी में GAATTC के अलावा कुछ लिखा है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस लिखा होता तो भी गलत हो जाता। तो हमने एक बार चेक कर लिया, हमने पाया कि सब में यही चीज लिखा है। तब हम गए अपने दूसरे ऑप्शन के दूसरी चीज के तरफ, दैट इज कि फिर हम देख रहे हैं कि हम इसका जो दूसरा स्टैंड है वो कैसा होगा। तो ये 3' to 5' की कहानी तो होगी ही। G के लिए क्या आके जुड़ जाएगा, तो G के लिए आके जुड़ जाएगा C, A के लिए T, A के लिए T, T के लिए फिर A के T के लिए फिर A, C के लिए G, ये जुड़ जाएगा। हमने ये चेक किया, तो इस चेकिंग में हमने पाया कि इसके दूसरे स्टैंड का जो ये जो लिखा है ये भी करेक्टली लिखा है चारों ऑप्शन में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है, दैट इज की चेक करना ये जो G से A तक की कहानी थी।
इसको हमने कैसे चेक किया, तो इसके लिए क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं, तो एरोज दे रखे हैं। इसके लिए क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं, तो इसके लिए यहां पर दे रखे हैं एरोज, ठीक है। इसके लिए यहां पर एरोज दे रखे हैं, ये रहा। तो ये वाला एरो जो हमें सबसे परफेक्ट क्या लगेगा, जी से सी के लिए, तो हम कहां चलेंगे, तो यहां जी से शुरू होगा और जाना है हमें कहां तक, ए तक, तो यहां तक हमें ऐसे जाना है। तो ये हमारा सबसे करेक्ट हो जाएगा। और वहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाला तो बता रहा है कि आपका ए टू ए की कहानी है, ये बता रहा है आपका टी टू सी, ये बता रहा है ए टू टी की कहानी है, हमें बता रहा है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये हमारा सबसे ज़्यादा सही है, तो इसलिए हमने इसको टिक किया। अब समझ में आया, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा केस हमसे क्या कहता है। इसको आप नोट कर लो, फाइन। तो आ जाते हैं हम अपने तीसरे केस की तरफ, और तीसरा केस, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज की केस नंबर 3 हमारे पास। अगेन इस केस का कहना ये है, इसका डिमांड यही है कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको ढंग से रीड करना है, सही से रीड करना है, समझना है। एंड देन फिर ये हर बार की भांति इस बार भी ये कुल 5 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से हमें किन्हीं 4 का आंसर करना है, लेकिन हम हर बार की तरह 5 का आंसर करने वाले हैं। रीड करेंगे पहले और देखेंगे कि ये क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि द फाउंडेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेर लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक केस में हमने देखा, 2 केस हमने देख लिया, तीसरा केस हमसे कहता है कुछ ऐसा कि जो ये आरडीएनए है, दैट इज की रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम कहते हैं, इसके फाउंडेशन कह रहा है, मतलब कि द फाउंडेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वे आर लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के आने के बाद हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिला। These enzymes are present in many bacteria where they function as a part of their defense mechanism called as the restriction modification system। देखिए कहता है क्या कि ये कहां पाए जाएंगे एंजाइम। तो सबसे पहले है कि ये एंजाइम्स कहां पाए जाएंगे, आंसर हमारा कि बहुत सारे बैक्टीरिया में देखने को मिलने वाला है। वेयर, जहां पर ये ऐसे फंक्शन करते हैं, फंक्शन, और जहां पर ये फंक्शन क्या करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एंजाइम है और ये क्या काम कर रहा है, फंक्शन, तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये काम कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसको आरएम सिस्टम भी हम कह रहे हैं शॉर्ट में, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसको हमने शॉर्ट में आरएम सिस्टम भी कहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वाज एक्सप्लेन फर्स्ट बाय द वरेन आर्बर इन 1962। तो आर्बर साहब ने, डब्ल्यू आर्बर ने ये हमें बताया था सबसे पहले 1962 में, इसके ऊपर काम किया गया था। कहता है द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक है ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी हम कह रहे हैं, आइडेंटिफाइज द इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन डीएनए एंड कट्स इनटू द पीसेस। क्या करता है ये फॉरेन डीएनए में से, क्या करता है उसको पीसेस में कट करता है। दिस सेकेंड कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट की बात करें, इज द मॉडिफिकेशन एंजाइम, जो मिथाइलेज है हमारे यहाँ पे, इसको याद रखना है, दैट एड्स ए मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। काम क्या कर रहा है ये, तो ये मिथाइलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिथाइल ग्रुप को ही ऐड करेगा टू डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट, किसी स्पेसिफिक साइट पे, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीवेज। तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज से बचाने के लिए ये काम करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने रहा, आप इसको ढंग से पढ़ो, समझो, समझ में आया, इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम इसको पढ़ने के बाद इसमें दिए गए इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए हम मूव करेंगे अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो इस केस से रिलेटेड है। टोटल 5 में से पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला सवाल है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम प्रेजेंट इन। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो कहां मौजूद है, तो हमने देखा था कि दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियाज। तो आप सीधा सीधा ऐसा कर सकते हो कि इसको आप टिक कर दोगे, लेकिन उससे पहले इसको टिक कर दें, इससे अच्छा कि हम ऑप्शन नंबर बी को भी, हम ऑप्शन जो पहला ब्लैंक है हम इसको भी तो देख सकते हैं। पहले में अगर हम बैक्टीरिया लिखते हैं तो कहीं से हम, ऐसा नहीं कि हम गलत हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे में भी लिखना जरूरी है।
इन बैक्टीरिया वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ, किस तरीके का पार्ट करते हैं? तो हमने देखा था कि क्या वो डाइजेस्टिव पार्ट करते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं था, कुछ तो डिफेंस टाइप ऑफ वर्ड था वहां पे, तो ये हमें बताया कि वो डिफेंस मैकेनिज्म में की तरह वो वहां पर फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो डाइजेस्टिव है, तो आप अगर इसको टिक करते बैक्टीरिया देखते हैं इसको, तो ये गलत हो जाता, तो ये गलत है आपका। प्रोटिस्ट तो नहीं होगा, गलत है, तो फिर आपने कहा कि सर तो यहाँ पे बैक्टीरिया कोई और ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर जो ये वाला ऑप्शन है दैट इज कि हमारा प्रोकैरियोट्स एंड डिफेंस। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये चूंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो हम यहां पर प्रोकैरियोट्स भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस, राइट। तो ऑप्शन में ये यूकैरियोटिक तो नहीं है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो ज्यादा सटीक बैठ रहा है। ये वाला बैक्टीरिया यहाँ पे ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव की जगह पर अगर यहाँ पे डिफेंस लिखा होता तो हम ऑप्शन ए को टिक जरूर करते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं इनको जब हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं, जानते, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, राइट। दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया भाई। दूसरा सवाल है, कुछ बड़े बड़े ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन एंजाइम इज करेक्ट। तो हमारे पास, हमने मॉडिफिकेशन एंजाइम के बारे में देखा था, जहां पर हमारे पास तो कुछ तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप की ही बात की जा रही थी, ठीक है, यहां पर मिथाइल ग्रुप की बात की जा रही थी। पहला ऑप्शन भी कहता है कि इट एड्स मिथाइल ग्रुप। यह क्या कर रहा है, वर्ड्स पे जाना है। ये वर्ड कहता है कि इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू 1 or 2 bases यूजुअली within the host DNA sequence to protect it from the restriction enzyme। इसको बचाना है किससे, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाना है। ये ऑप्शन कुछ हमें सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि इट एड्स इथाइल ग्रुप। हमने कहा था, वर्ड्स पे ध्यान देना है, इथाइल नहीं था, वो मिथाइल था। इथाइल के होने के कारण ये ऑप्शन गलत। इट एड्स मिथाइल ग्रुप, वाह, ये सही हो सकता है। ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है टू ओनली वन ऑफ द बेसेस, सिर्फ एक ही बेस पे ये ऐड हो गया, ऐसा इसका कहना है। विद इन द फॉरेन डीएनए सीक्वेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये कहानी नहीं होती, ये तो जस्ट इसने ये ग्रुप सही ऐड किया है, बट इसने जो इसके बाद की जो कहानी है इसको इसने उल्टा कर दिया। होता किधर है, तो होस्ट डीएनए सीक्वेंस में। यहां लिखता है कि फॉरेन डीएनए सीक्वेंस, और फिर कहता है कि ये इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो कहता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मतलब कहने का है, और यहां पर एक और चीज है दैट इज कि ओनली वन ऑफ द बेसिस, जबकि यहां पे वन और टू बेसिस दोनों ही कहानी हो सकती है। ये भी गलत है, तो ये कुछ हमारे पास सही है, तो इस हिसाब से नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। इस 4 ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही होना चाहिए, ये सही है। इसको क्रॉस चेक हम करना चाहेंगे। क्रॉस चेक भी बताता है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये रहा हमारे सामने, दैट इज की ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लें, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ और डिस्कस करते हैं कि भाई तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन। ये हर एक केस में हमें एक क्वेश्चन तो ऐसा मिल रहा है कि मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एक झलक में हमें सीधा टिक करके निकालना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 2 का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये है क्या, बिल्कुल है सर, ये भी है, ये भी है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा बात है। देखिए क्या, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आगे चलें, आगे चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ इसी केस से और देखते हैं कि उधर क्या पूछा गया। नोट आप करते चलिए होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है। चौथा सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला जो फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, क्या वो सेल 1 था? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। हिंद 2 जो है ये सही आंसर है हमारा, ये भी नहीं होगा।
तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्या करेक्ट, क्रॉस चेक भी हमें बता रहे हैं बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। किसी तरीके का कोई डाउट नहीं मन में, कोई चिंता करने की बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जिस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है उम्मीद है सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम करके आने वाले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको भी हमने सॉल्व किया, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवें सवाल की तरफ हम चलेंगे इसी केस से और देखेंगे कि ये हमसे क्या बोल रहा है। पांचवा सवाल हमारे सामने आ चुका है। पांचवा सवाल हमसे कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड व्हाट? ये इंक्लूड करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ये इंक्लूड करता है मॉडिफिकेशन एंजाइम्स को, ये करता है लाइजिंग एंजाइम्स को, या फिर ये करता है बोथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम लिखा भी है रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा यहां पे, मॉडिफिकेशन सिस्टम के लिए मॉडिफिकेशन एंजाइम्स भी होने चाहिए यहां पे, लाइजिंग एंजाइम का कोई काम नहीं है। ये भी सही, तो हम ऑप्शन डी को टिक करना ज्यादा सही समझेंगे। क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि नाम में ही आंसर छुपा था, इसे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, तो हमने ऑप्शन डी को किया है टिक। यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, केसेस देखे, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लो। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड मैप, जहां हमने छोटे से लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तीसरे में हमने वेरी शॉर्ट, चौथे में शॉर्ट, पांचवें में लॉन्ग, एंड फिर अभी हमने देखा इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन। सो मतलब इस चैप्टर से जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको हमने हिट किया है, सबको देखा है, जाना है, समझा है। अगर हम ऑनेस्टी के साथ उन लेक्चर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भाई हम तो एग्जामिनेशन में रॉक करने वाले हैं, बिल्कुल ये चीज है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये लेक्चर एज वेल एज हमारा ये चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर रह गया है किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में तो आप उसे बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में रॉक करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम बात कर ले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को ले आए, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियोस सारे आपके लिए बने हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे। हजारों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन में, जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो वहां अच्छा कर सकते हो। वीडियोस अगर ढूंढने में परेशानी हो रही है, आप डाउनलोड कर लो हमारे ऐप को या फिर विजिट कर लो हमारे वेबसाइट दैट इज की www.magnetbrains.com। यहाँ आकर के आपको अपनी क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर पे जाना है, देन उस चैप्टर में जाकर के आपको वो लेक्चर चुनना है जिस लेक्चर में आपको डाउट है। लेक्चर चुनिए, वीडियोस देखिए, नॉलेज को बढ़ाइए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।